हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 में विद्युत चुम्बकीय तरंग में आज का जो लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आप लोगों को। कुछ जैसे एमपी बोर्ड में इस साल की बात कर रहा हूँ, 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो एमपी बोर्ड वालों को तो अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए इस चैप्टर से 2 नंबर के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि भाई रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगों के उपयोग लिखो, तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। वैसे जो तरंगदैर्घ्य होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की या उनकी आवृत्ति होती है, उनके आधार पर इन तरंगों को बांटा गया है। बढ़ती हुई आवृत्ति और घटते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में, यानी आवृत्ति, भाई देखो तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, सिंपल है, ये चीज तो क्लियर है। आवृत्ति क्या है ये एक चीज मैं फिर से आपको क्लियर करा देना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा कि सर कैसे हम समझेंगे कि तरंगदैर्घ्य घटेगा आवृत्ति बढ़ेगी, एक दूसरे के व्युत्क्रम कैसे हैं। बच्चों मैं आपको यदि कह दूं कि जो तरंग चलती है वो सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तरंग सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। अभी मैं यहां तक बात करता हूं। अब देखो, ये जो तरंगदैर्घ्य होता है, 2 सुरंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी होती है, ये तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य अधिक है और अभी तरंगदैर्घ्य कम कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में देखो जरा, तरंगदैर्घ्य कम कर दिया जाए मतलब पास पास इसको कर दिया जाए, ठीक है, और उतना ही दूर तक करता हूं। अब देखो तरंगदैर्घ्य थोड़ा सा कम हो गया कि नहीं हुआ, इसकी अपेक्षा तरंगदैर्घ्य कम हुआ कि नहीं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम हुआ कि नहीं। अब कंपन गिनो, 1 कंपन, फिर ये 2 कंपन, फिर ये 2.5 हो गया। यहां पर 1 कंपन, यहां से चलो 2 कंपन, यहां से चलो 3 कंपन और ये 4। उतने ही दूरी पर तरंगदैर्घ्य कम हुआ ना, लेकिन आवृत्ति बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम बात करें कि आवृत्ति यदि बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तरंगदैर्घ्य कम हो रहा है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, इकाई समय में कितने बार कंपन करती है। एक चक्र को हम 1 कंपन कहते हैं। एक चक्र यानी यहां से यहां तक 1 पूर्ण चक्र, ये अर्ध चक्र है, यहां तक गया तो 1 पूर्ण चक्र, तो 1 पूर्ण चक्र को हम बोलते हैं 1 आवृत्ति। ठीक है, एक बार उसने अपना कंपन पूरा कर लिया। इसी प्रकार दूसरे बार, ये दूसरे चक्र को ये 2 बार आवृत्ति हो गई, मतलब आवृत्ति इसकी 2। इकाई समय में कितने, समझ, 2 आवृत्ति मतलब 2 बार घूम गया। अब इकाई समय में कितने बार कंपन कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 आवृत्ति हो जाएगी। सिंपल, फिर से समझो, इकाई समय में कितने बार कंपन कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि 10 बार कर रही है, 15 बार, तो 1 पूर्ण चक्र यहां से यहां तक गया भैया, तो उसका 1 पूर्ण चक्र कहला गया। और इकाई समय में कितने बार आवृत्ति करती है, मतलब कंपन करती है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति तो चीजें क्लियर है कि भाई साहब, कोई हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंग है और तरंग सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं, यानी कंपन करती हैं, तो सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। तो 2 क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। लेकिन इकाई समय में कितने बार कंपन कर रही है, इकाई समय में कितने बार कंपन कर रही है बच्चों, वो उसकी कहलाती है क्या, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो हमने आपको भी समझाया कि तरंगदैर्घ्य कम हुआ तो आवृत्ति बढ़ गई, या आवृत्ति बढ़ी, बार बार कंपन कर रही है। आवृत्ति बढ़ना मतलब बार बार कंपन करना, है ना, समझ रहे हो ना। यहां पर देखो आवृत्ति बढ़ रहा है मतलब इकाई समय में आवृत्ति बढ़ रहा है, मतलब इस प्रकार से बार बार कंपन कर रहा है, तो ये जो लैम्डा का मान है वो कम होता जाता है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इनको हम बढ़ते हुए आवृत्ति बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा, इस क्रम में इनको 7 भागों में बांटे मुख्य रूप से तरंगों को। जैसे पहला है हमारा रेडियो तरंग, ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म तरंग, फिर अवरक्त तरंग, एक क्रम से है। तो रेडियो तरंग की हम दोनों चीज देखते चलेंगे फटाफट। 2 ही चीज मेन है बच्चों, कि आवृत्ति कितनी होती है और इसका जो है तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो यहां पर देखो, इन तरंगों की आवृत्ति परास लगभग 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच, कितना लंबा चौड़ा भाई आवृत्ति। तो हमारे पास रेडियो तरंग है, इसकी आवृत्ति चर्चा कर ली गई भाई 500, कहां से, 500 किलो हर्ट्ज से, कहां से बच्चों, 500 किलो हर्ट्ज से कहां तक, KHZ कर लो, से कितना तक बच्चों, 1000 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज, ये किसकी है, रेडियो तरंग की।
अब इसमें आप तरंगदैर्घ्य भी लिख लो। तरंगदैर्घ्य जो होता है 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तरंगदैर्घ्य बांटा गया है। तरंगदैर्घ्य अब घटता जाएगा, आवृत्ति बढ़ता जाएगा, तरंगदैर्घ्य घटता जाएगा। तो ये जो रेडियो तरंग हम किसे कहेंगे, जिनकी आवृत्ति 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच होगी और तरंगदैर्घ्य 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर तक होगी। ये इसका तरंगदैर्घ्य है। तो इन तरंगों को रेडियो तरंग कहा जाता है। अब इसको हम उत्पन्न कैसे करते हैं, तो ये तरंगे दोलित्र परिपथों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। चालक तार के त्वरित आवेश के प्रवाह से तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे आपने पढ़ा है ना दोलित्र, साइक्लोट्रॉन में आपने पढ़ा होगा भाई, साइक्लोट्रॉन में किस प्रकार से कंपन करती है, तरंगे दोलन करती रहती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, समझ रहे हो। चलिए, इसका यदि गुण देखें तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाती हैं। विवर्तन का मतलब किसी सतह से टकरा करके मुड़ जाना, तो विवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में किया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ये चीजें थोड़ी सी रटने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा माइंड में फीड करना पड़ेगा। जो आपको चार्ट है वो तैयार करना पड़ेगा रेडियो तरंग का, और जितने भी 7 तरंग है मान लीजिए, उनको आप एक चार्ट के माध्यम से पढ़ो, तभी आप समझ पाओगे। दूसरा बच्चों, सूक्ष्म तरंग। अब देखो सिंपल है, आगे चलते चलेंगे। सूक्ष्म तरंगे लघु तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग होती हैं, मतलब रेडियो तरंग का ही रूप है। इन तरंगों की आवृत्ति परास 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। कितना होता है बच्चों, 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और 300 गीगाहर्ट्ज। तो आवृत्ति में आपसे पूछूं अगले तरंगदैर्घ्य की भाई, तो 3 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज को GHz से, और 300 गीगाहर्ट्ज होता है आवृत्ति, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य यदि बोला जाए भाई साहब, तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य की बात की जाए, तरंगदैर्घ्य जो होता है 0.1, ये 0.3 था, 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना होता है ये आवृत्ति बच्चों किसका, सूक्ष्म तरंगों का। कहीं ना कहीं आपके रेडियो तरंग से तो कम ही है ना, ठीक है। इतना क्लियर है। थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, आपको याद भी हो सकता है और याद नहीं भी हो सकता बच्चों। यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा यार, मिलीमीटर होगा, है ना। वही तो मुझे भी कंफ्यूजन था, यहाँ पे ये मिलीमीटर है, बुक में गलत लिखा है, किलोमीटर नहीं होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए तो किलोमीटर आ गया यार, मीटर से तो कम मिलीमीटर में आएगा, तो यहाँ पर मिलीमीटर है। वही तो मैं सोच में पड़ गया कि यार बुक में कैसा लिखा है, क्या मैं गलत बता रहा हूँ। तो ये 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ठीक। ये रेडियो तरंग है, ठीक। इसकी तरंगदैर्घ्य है 1 किलोमीटर नहीं, ये मिलीमीटर है। क्या है, मिलीमीटर। कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, बुक भी गलत दे देता है। उत्पत्ति इसकी कैसे करते हैं, इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब और जैसे मैग्नेट्रॉन है, क्लाइस्ट्रॉन है, गन डायोड है आदि के द्वारा करते हैं। तो ये सब लैब में आपको मिल जाएगा। सूक्ष्म तरंग का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो निर्वात ट्यूब, मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन डायोड आदि के सहायता से हम कर सकते हैं। इनका गुण भी लिखना है, तो इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों को ये किरणें विवर्तित नहीं होती, संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार इन तरंगों को बिना फैलाव के विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। उपयोग यदि देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है रडार प्रणाली में और दूर संचार में। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है, रडार प्रणाली और दूर संचार में। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद कर लो, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करेंगे कहाँ, माइक्रोवेव ओवन और खाद्य पदार्थों में, ठीक है बच्चों। चलिए अगले बात हमारा अवरक्त तरंग आ जाता है। अवरक्त तरंग में देखो हमारा जो आवृत्ति बढ़ता जाएगा,
3 गुणे 10 घाते 11 हर्ट्ज से 4 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज के बीच, और यहां पर तरंगदैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर यहां से घटता जा रहा है, तरंगदैर्ध्य घटता जा रहा है। अवरक्त तरंगे भाई साहब, आवृत्ति परास 3 गुणे 10 घाते 11 हर्ट्ज से। ये लेक्चर पूरा देखो या ना देखो, अपने बुक से ये पूरा चार्ट बनाकर आप इसे तैयार कर लो। उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो ये तरंग पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है। इन तरंगों की ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया कि ऊष्मीय तरंग किन तरंगों को कहा जाता है, तो अवरक्त तरंग को ऊष्मीय तरंग कहा जाता है, क्योंकि जब ये तरंगे पदार्थों पर आपतित होती है तो पदार्थों के अणु इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ गर्म हो जाते हैं। अवरक्त तरंग को ऊष्मीय तरंग क्यों कहा जाता है? यदि 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यदि आप बोर्ड एग्जाम में हैं भाई साहब, तो अच्छे तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। एमपी बोर्ड में भाई इस साल कुछ और आ रहा है, पता चला अगले साल का बच्चा देख रहा है, मतलब ये जो वीडियो है अगले साल 2024 में पेपर देने वाला देख रहा है, तो फिर पता होना चाहिए ना भैया, जो अवरक्त तरंग है उसे ऊष्मीय तरंग तो कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। लेकिन ऊष्मीय तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही इसमें ये तरंगे पड़ती हैं तो जो भी हमारे पास पिंड होता है, इनके कण गति करने लगते हैं। पिंड के कण जब गति करने लगते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है और वो गर्म हो जाते हैं बच्चों। इसी कारण से कहते हैं ऊष्मीय तरंग, मतलब इनके पड़ने से ही कण में गति हुआ और गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके कारण वो गर्म हो गए और ऊष्मा प्राप्त कर लिए। इसी कारण से हम ऊष्मीय तरंग कहते हैं अवरक्त तरंगों को। इसके बाद देखिए गुण की बात करें हम कि इन तरंगों के गुण, तो ये ऊष्मीय प्रभाव दर्शाते हैं, ये चीज तो आपको पता हो गया। तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है, मतलब फैलते कम है। ये तरंगे अंधेरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक गमन कर सकती हैं। अब ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि भाई साहब धुंध और अंधेरा हो, धुआं हो जहां पर, तो किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगे। जैसे सबसे ज्यादा धुंध दिल्ली में होता है ना, तो वहां पर अवरक्त तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती। ऑब्जेक्टिव आ जाए कौन सा तरंग प्रभावित नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए। उपयोग की बात करें बच्चों, काफी महत्वपूर्ण तो उपयोग है। अवरक्त लैंपों का उपयोग काय चिकित्सा में किया जाता है। यानी भाई साहब यदि पूछ दिया जाए काय चिकित्सा में जो लैंप होते हैं उनमें किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे उनमें अवरक्त तरंग होते हैं। इन तरंगों का उपयोग अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। कितना सिंपल है, धुंध हो, कोहरा हो, छाया हो, तब कौन से तरंग प्रयोग में लाए जाते हैं? अवरक्त तरंग। पौधा घर जो होता है, पौधों को गर्म रखने के लिए इन तरंगों का प्रयोग करते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से कि भाई पौधा घर है, गर्म रखना है, तो किन तरंगों का प्रयोग करेंगे हम? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचक का उपयोग पौधे की वृद्धि के प्रेक्षण करने तथा सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचक का उपयोग पौधों की वृद्धि का प्रेक्षण करने, है ना, मतलब पौधे की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है इसका हमें अध्ययन करना है। तो उपग्रह से अवरक्त जो तरंगे हो उसके माध्यम से संसूचक मतलब सूचना प्राप्त किया जाता है। उपग्रह प्राप्त करते हैं भाई पौधे की ग्रोथ कैसी है, वो अवरक्त तरंगों के माध्यम से। सैनिक उद्देश्यों के लिए भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एवं वाईफाई हो गई, ये हाईफाई लिखा है, वाईफाई प्रणालियों में रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घर में आप टीवी देखते हैं, रिमोट चलाते हैं ना, है ना, मतलब 2 मीटर 3 मीटर दूर से रिमोट दबाते हैं, आपका टीवी चैनल बदल जाता है। ये कहाँ से? तरंग तो ही निकलती है, तरंग के माध्यम से तो होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाए, तो तरंग का कनेक्शन होता है बच्चों। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया अवरक्त तरंग। इसके बाद आ जाता है अपना दृश्य प्रकाश तरंगे। क्रम से इनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। आवृत्ति अब बढ़कर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गया। अब आपको ये कैसे याद होगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सर इतना लंबा कैसे याद करेंगे? तो एक चार्ट बनाओ, क्रम से चार्ट बनाओ। लास्ट में आप बुक का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक चार्ट बनाओ, चार्ट के थ्रू आप तैयार करोगे कि इसका तरंगदैर्ध्य यहां से यहां तक, इसका तरंगदैर्ध्य इतना से यहां तक, आवृत्ति इसकी इतनी, आवृत्ति ऐसे करके, तो आपको तैयार रहेगा। ठीक। उत्पत्ति इसकी कैसी होती है? दृश्य प्रकाश तरंगे। सूर्य दृश्य प्रकाश तरंगों का प्रमुख स्रोत है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, आर्क लैंप आदि से प्राप्त प्रकाश दृश्य प्रकाश होते हैं। दृश्य प्रकाश उत्तेजित परमाणुओं की मूल अवस्था में लौटने पर उत्सर्जित होते हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया ये कैसे होते हैं? जैसे कोई भी मान लीजिए परमाणु है, उत्तेजित हुआ, कहीं से कहीं ऊष्मा लिया
और उत्तेजित हुआ और जब अपने मूल स्थिति में लौटता वापस आता है तो फिर वो ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज कर देता है। भाई कोई हमारे पास दृश्य प्रकाश मतलब कोई भी परमाणु है, पहले वो ऊर्जा ग्रहण करेगा और जब मूल स्थिति में आएगा तो ऊर्जा जब वो निकालेगा वो दृश्य प्रकाश के रूप में होगा। इनके गुण की बात करें तो दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं, यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, फलस्वरूप फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती हैं। दृश्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरंग के माध्यम से होता है, तो दृश्य प्रकाश के माध्यम से होता है। दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। कुल मिलाकर के भाई दृश्य प्रकाश यानी एक प्रकार से प्रकाश ही है और कुछ नहीं है। यदि पूछा जाए यहां से आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों। जो इसे तैयार कर लेगा समझ लो वो महारथी है। सूर्य से सबसे बढ़िया दृश्य प्रकाश तरंगें निकलती हैं, उन्हीं के माध्यम से दुनिया का कोई भी वस्तु दिख पा रहा है। सूर्य यदि अभी मान लीजिए प्रकाश उत्सर्जित करना बंद कर दें तो क्या हाल होगा, आप खुद इसको कल्पना करना। ये आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि सूर्य से प्रकाश यदि आना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। क्या कोई ऐसी दूसरी विकल्प है कि सूर्य जैसे प्रकाश किरणें हमें मिल सके, हमारी जिंदगी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपके लिए स्वयं का होमवर्क है, तैयार करना, समझ रहे हो। चलिए तो दृश्य प्रकाश क्लियर है, सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है वो दृश्य प्रकाश है। अगला नंबर बच्चों जो आपको पढ़ना चाहिए वो है पराबैंगनी तरंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो था देख सकते हैं आवृत्ति परास, देखो कहां तक था भाई 7 × 10⁻14 से, इसमें 7 × 10⁻14 से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच। देखो दृश्य प्रकाश में देखो बच्चा 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 और इसमें 7 × 10⁻14 से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, क्रम से। अब कहो कि सर इसका लॉजिक कुछ नहीं है। लॉजिक आपको याद ही करना पड़ेगा, तैयार ही करना पड़ेगा। यदि इसमें तरंगदैर्घ्य तो 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर और इसमें 400 नैनोमीटर था, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, इसमें 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक। उत्पत्ति की यदि बात की जाए तो पराबैंगनी तरंगे जो है सूर्य बहुत गर्म पिंडों एवं विशिष्ट लैंपों से उत्पन्न होती है। किसी परमाणु के आंतरिक सेलों में जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न होती है। अब समझ में नहीं आया क्या चीज है। आंतरिक सेल जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक में एक निम्न ऊर्जा स्तर होता है और एक उच्च ऊर्जा स्तर होता है। जैसे डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, इस प्रकार से देखो थोड़ा सा 1 2 3 4 5। इसमें बच्चों ये 3 निम्न ऊर्जा स्तर है और ये 2 उच्च ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण होता है मतलब स्थानांतरित होता है, तो यहां से जो तरंगे निकलती हैं वो पराबैंगनी तरंगे होती हैं। इनके यदि गुण की बात करें तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, गैसों को आयनित करती हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है निम्न में से कौन सी तरंगे गैसों को आयनित करती हैं, तो फिर पराबैंगनी तरंग आपको याद होना चाहिए। कौन सी तरंग बच्चों, पराबैंगनी तरंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। गैसों को आयनित करते हैं, ध्यान रखना। इनका प्रयोग कहाँ हम कर सकते हैं, सबसे बढ़िया प्रयोग होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किन प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को मैं बता रहा हूं, तो पराबैंगनी तरंग ही है जिनमें हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न यदि करना है तो फिर हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो पराबैंगनी तरंग का ही प्रयोग करते हैं हम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यदि उत्पन्न करना है तो पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करेंगे बच्चों। यदि हम शुद्धता, घी और अंडों की शुद्धता की जांच करना चाहें तो पराबैंगनी तरंग ही प्रयोग करते हैं। हीरा जवाहरात, हीरा सोना चांदी, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी शुद्धता की हमको जांच करनी है तो पराबैंगनी तरंग हमको चाहिए ही चाहिए। फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, जल शोधक में पराबैंगनी लंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाए भाई तो ऑब्जेक्टिव यहां से तो बन जाना चाहिए। अब ये देखो इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों आपको। इसलिए तो कहता हूं ये सब चीजें यार बोर्ड में पढ़ाऊं तो इसको तो लिखते रह जाऊंगा।
हो सकता है जो बच्चा नोट्स बनाता है तो बेहतर रूप से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पुश करो, रोको और लिख लो। जिसको नोट्स लेना तो नोट्स भी ले सकते हैं भाई, 100 रुपये तो ही लेता हूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं चार्ज। ऑल चैप्टर के नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। एक्स किरणें बच्चों क्या है कि इन किरणों की आवृत्ति होती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। आगे बढ़ता जा रहा है ना, आगे बढ़ता जा रहा, 17 तक था 17 हर्ट्ज, लगभग 16 से 21 के बीच में ये होता है। 3 गुणे उसमें कितना था 5 × 10⁻17, 7 से 5 यानी 7 × 10⁻14 से 5 × 10⁻17 के हर्ट्ज के बीच था पराबैंगनी तरंगों की। एक्स किरण की भाई 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻21। याद ही करना पड़ेगा बच्चों, इनमें कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं, यहां पे मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं। 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर, ठीक है, 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर, ये इसका तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों का। उत्पत्ति की बात की जाए, ये कैसे उत्पत्ति होते हैं, तो धात्वीय लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार की किरणें, मतलब बौछार करने से किरणें उत्पन्न होती हैं। मतलब भारी तत्व यदि हमारे पास है, उसमें यदि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाए, क्या बच्चों, भारी तत्व, धात्विक लक्ष्य मतलब यही होता है, भारी तत्व हमारे पास है, उसमें उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करें तो यहां से ये किरणें अपने आप निकलती हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, समझ रहे हैं। तो भारी तत्व पर उच्च इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है यदि बौछार की जाए, यानी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, हम उल्टा कह दिए भाई, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दी जाए तो एक्स किरणें निकल जाती हैं, निकलती हैं। इनके यदि गुण की बात करें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, गैसों को भी आयनित करती, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इनकी जो भेदन क्षमता होती है ना, भेदन क्षमता मतलब भेदने की, वो गामा किरणों की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। लेकिन बच्चों जैसे हम शरीर की हड्डियों को पता लगाना चाहते हैं कहाँ पे टूटी उटी है, तो भाई साहब इस तरंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डी को भेद नहीं पाते, यदि भेद कर जाएगा तो फिर हड्डी का प्रतिबिंब नहीं दे पाएगा। एक्स किरणों का प्रयोग हम शरीर में टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना के देगा, हाँ भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पे क्रेक है, वो बता देगा। और यदि ये भेद कर जाता तो फिर डायग्राम इसका नहीं बनाता, प्रतिदीप्त नहीं उत्पन्न कर पाता। इनका उपयोग आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि चिकित्सा संबंधी जांच में, जैसे टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर के अंदर मान लीजिए कोई बाह्य कण चला जाए, मान लीजिए कोई सिक्का ही छोटा बच्चा ले लेता है तो मुख के द्वारा अंदर चला जाए, उसका भी पता लगा सकते हैं एक्स किरण की सहायता से। शरीर में मान लीजिए गोली ही लग जाए तो पता लग जाता है हाँ भाई अंदर ऐसा एक छोटा सा धातु का टुकड़ा है। वो कैसे बताता है? एक्स किरणों को गुजारा जाता है, जहां से वो नहीं गुजर पाता वो प्रतिबिंब बना देता है। सिंपल है। हमारे शरीर में कैंसर है, ट्यूमर है, इन सब के इलाज में इन किरणों का प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग। जासूसी जैसे काम में शरीर के बैग के अंदर भाई छुपाकर कोई व्यक्ति कुछ सामान धातु का सामान ले जा रहा है, मान लीजिए पिस्तौल ही अंदर रखा है, तो फिर हम वहां पे एक्स किरणों का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला किरण आता है वो गामा किरण आता है। गामा किरण की जो आवृत्ति है बच्चों वो 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा क्या है 3 × 10⁻18, 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज, ये इसकी क्या है आवृत्ति है। तरंगदैर्घ्य कितना होता है 10⁻−10 मीटर से 10⁻−14 मीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर से 10⁻−5 नैनोमीटर। ये इसकी भाई किस किरण की बात कर रहा हूं? गामा किरण की। गामा किरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उत्पत्ति ना याद करो लेकिन इतना तो याद रखो भाई साहब कि इनका उपयोग कहाँ करते हैं। कैंसर के इलाज में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद करो, लिख लो। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है बच्चों, समझ रहे हो।
फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंसर के इलाज में किन किरणों का प्रयोग करते हैं, तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करना है। हमारे शरीर में अवांछित कोशिकाएं हैं जिन कोशिका के किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है, तो फिर हम गामा किरण का प्रयोग करते हैं। अवांछित कोशिकाएं, उनको यदि हम नष्ट करना चाहते हैं बच्चों, अवांछित कोशिकाओं को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, गामा किरण का। बिल्कुल ये लिख कर ले लो, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं। नाभिकीय संरचना का पता लगाना है तो किन प्रकार के किरणों का प्रयोग करते हैं, तो गामा किरण। 3 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभिकीय संरचना का पता लगाना तो गामा किरण, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करना है तो गामा किरण, कैंसर का इलाज करना है तो गामा किरण। इसका हम उत्पादन कैसे करेंगे, कहां से मिलेगा, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे आप ले लो, यूरेनियम है, रेडियम है, इन पर आप उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दो, या तो यूरेनियम रेडियम स्वतः उत्सर्जित करते रहते हैं, एक्स किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, यूरेनियम रेडियम आदि ये जो है विकिरण है स्वतः उत्सर्जित होती है यूरेनियम रेडियम से गामा किरणें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बच्चों। तो इस प्रकार से गामा किरण आप लोग बहुत ही ज्यादा फोकस करके पढ़ना, और इसका एक चार्ट जरूर बना लेना बच्चों। चार्ट बहुत जरूरी है, चार्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे मैं आपके बुक की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से चार्ट है। देखो इधर पूरे तरंग लिखे हुए हैं बच्चों, ये तरंग है। ठीक है, तरंग के बाद तरंगदैर्घ्य, परास, आवृत्ति दे रखा है बढ़िया, तो और आवृत्ति, परास है ना, तरंगदैर्घ्य दे रखा है। फिर इसका आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने रेडियो तरंग की खोज की। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने, हर्ट्ज ने की थी। अवरक्त तरंग की विलियम हर्शल ने की। दृश्य प्रकाश का न्यूटन ने किया। परावैंगनिक का रिटन ने किया। एक्स किरण का रोंटजन ने किया बच्चों, और जो हमारा गामा किरण इसका हेनरी बैकरल ने किया। कितना बढ़िया है। स्रोत कहाँ से मिलता है ये बढ़िया लिखा है। इसका प्रमुख गुण कौन सा ये लिखा है। अनुप्रयोग यानी उपयोग, जो मोस्ट उपयोग है ये चीज लिखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं रोक दे रहा हूं, एक बार इधर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। रोक दे रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना भी चाहो तो ले लो। फिर इसके नीचे ले लीजिए, यहां तक ना, गामा किरण तक। ठीक है, क्लियर। आपकी बुक को मैं यहां पर लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास अभी इतनी सुविधा नहीं है कि स्कैन करके लगाऊं, इसलिए भाई अभी ये चीज, या तो फोटो लगा देता, वही चीज है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो तीनों चीज तैयार करना भाई, सातों के सातों बस आप लोग पढ़ लो। इतने में ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये चार्ट तैयार कर लो ना, चार्ट तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।